सवेरे का समय होता है। गुड्डी रसोई में रोटी बना रही होती है। वहीं शालिनी बालकनी में कॉफी के साथ मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही होती है। मेरा तुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। गुड्डी, जरा धीरे गाना, मेरी मेडिटेशन डिस्टर्ब हो रही है। अरे दीदी माफ करिए, आदत है सुबह सुबह गुनगुनाने की। हाँ, आदतें तो होती है और उन्हें बदलने में ही क्लास आती है। अरे शालिनी बहू, क्यों सुबह सुबह तू इतना भड़क रही है? मेडिटेशन कर रही है और फिर भी तेरा दिमाग हमेशा गुस्से में ही रहता है। अरे थोड़ा तो नरमी से बात किया कर। बस माँ जी, आपका ही बोलना रह गया था। मुझे पता था आप अपने इस गंवार बहू की ही सपोर्ट लेंगी। ऐसा कहकर शालिनी वहां से गुस्से में चली जाती है। कुछ देर बाद सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं। अरे गुड्डी बहू, आज क्या है खाने में? पिताजी, आज खाने में मैंने आलू के पराठे, बूंदी का रायता और आलू गोभी की सब्जी बनाई है। वाह बहू, आज तो मजा ही आ जाएगा। मुझे तो आलू के पराठे बहुत पसंद हैं और बूंदी का रायता, आहा, सच में आज तो दिन ही बन गया भैया। अभी राजेंद्र इतना बोलता ही है कि बीच में शालिनी बोल पड़ती है। ओह गॉड, इतना हैवी ब्रेकफास्ट भला कौन खाता है गुड्डी? तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? दीदी, मैंने तो बस यही बनाया है। ऐसे ही बनाने में सारा समय निकल गया। आर यू मैड? जब तुम्हें पता है कि आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ और मैं इतनी हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती, तो तुम्हें समझना चाहिए ना कि मेरे लिए कोई हल्का नाश्ता ही बना दो या फिर सैलेड कट करके दे देती, मैं वही खा लेती। पर नहीं, तुम्हें तो घर वालों की तारीफें सुननी थी, जो तुमने सुन ली। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। शालिनी बहू, ये क्या तरीका है बहू से बात करने की? गुड्डी भी इस घर की बहू है और तुम भी। अगर इतना ही था तो तुम खुद ही किचन में जाकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती। मुझे पता था माँ जी, आपके बिना बोले तो रहा ही नहीं जाता। अगर मैं गुड्डी को कुछ भी बोल दूं, तभी आप बीच में टपक पड़ती हो। ओह गॉड, मुझे अब नाश्ता ही नहीं करना। ऐसा कहकर शालिनी डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में जाने लगती है। दरअसल शालिनी बहुत ही अमीर परिवार से थी, जिस वजह से उसमें घमंड भी कूट कूट कर भरा होता है। वहीं गुड्डी एक गरीब परिवार से थी और उसने भली भांति गरीबी को देखा था, जिस कारण से घर को कैसे ठीक तरीके से चलाते हैं उसे बहुत अच्छे से पता था। ऐसे ही एक रोज की बात है, दोपहर का समय हो रहा था। सब लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। वहीं राजेंद्र बाबू चाय पीते हुए कहते हैं, अरे भाई, इस रविवार शर्मा जी के बेटे की शादी है। तुम सबको जाना है तैयार होकर। कहीं तुम लोग भूल तो नहीं गए? अरे बिल्कुल भी नहीं, भला हम कैसे भूल सकते हैं। और एक बात और बता दूं मैं कि इस बार बहुओं की साड़ियां मैं चुनूंगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। हम मम्मी जी, प्लीज इस बार मुझे अपने स्टाइल से तैयार होने दीजिए। एक डिजाइनर लहंगा मंगवाया है ऑर्डर करके, आप भी देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। ठीक है बहू, तेरा जैसा मन करे तू वैसा कर। गुड्डी बहू, तूने भी अपने लिए कुछ सोच रखा है तो तू भी बता दे। हाँ माँ जी, मैं तो वही अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी पहन लूंगी। अभी ठीक ठाक है, उसे मैंने बहुत कम पहना है। गुड्डी, पार्टी में पुरानी साड़ी, लोग क्या कहेंगे? वो हमारे घर के बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे कि माँ जी अपनी एक बहू पे तो पैसे लुटाती हैं और एक बहू को ढंग के कपड़े भी नहीं दिलवाती। अरे हंसेंगे सब हम पर, बातें बनाएंगे। क्या कहेंगे? दीदी, इस बात को अगर हम सोचकर चलने लगे तो हमने तो फिर जिंदगी जी ली। वैसे भी लोग मुझे देखकर यही कहेंगे कि बहू दिल से सजती है, कपड़ों से नहीं। देखिएगा, जब मैं तैयार होंगी तो लोग देखते ही रह जाएंगे। गुड्डी की ये बात सुनकर राजेंद्र बाबू मुस्कुराते हुए बोलता है, वाह बहू, बात तो बड़ी दिल से कही है। वैसे भी खूबसूरती कपड़ों से नहीं बल्कि पहनने वाले में होती है। शादी वाले दिन शालिनी बड़े ही आधुनिक ड्रेस में चमचमाते हुए गहनों के साथ तैयार होती है। वहीं गुड्डी सिंपल सी साड़ी में लेकिन सुंदरता से सजती है। अरे वाह, शालिनी दीदी तो लग रही है किसी फिल्म की हीरोइन। और गुड्डी, तू भी बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक्स बिन्नी, डिजाइनर है ना ये ड्रेस, मुंबई से मंगवाई है।
और मेरी साड़ी मेरी अम्मा की शादी में मिली थी, प्यार से मिली थी। भीड़ शादी में आ जाती है। सभी लोग बहुओं की ओर ध्यान देते हैं। देखो ना, अमीर बहू कितनी मॉडर्न लग रही है और वो दूसरी कितनी प्यारी और सभ्य लग रही है। हाँ हाँ, कभी कभी सिंप्लिसिटी में ही रॉयल्टी होती है। उन दोनों औरतों की बातें शालिनी सुन लेती है और थोड़ा असहज हो जाती है। शालिनी, जरा धीरे चलो ना, तुम्हारा गाउन जमीन से घिसट रहा है। अरे, ये इम्पोर्टेंट गाउन है, सब देखेंगे तभी तो क्लास समझ आएगी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो आज, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो मुन्ना के पापा। तभी अचानक से दो महिलाएं आती हैं, एक फैशन ब्लॉगर और एक स्थानीय विधायक की पत्नी। हेलो मिसेस शालिनी, यू लुक फ्लैशी। और ये कौन है? बहुत प्यारी लग रही है। ये मेरी छोटी बहू गुड्डी है, ये सादगी की मिसाल है। शालिनी के गाउन का किनारा फिसल कर जमीन पर गिरता है और कोई उस पर पैर रख देता है, जिससे गाउन का किनारा फट जाता है। ओह नो, ये क्या कर दिया आपने? ये 50,000 का गाउन है। कपड़ा तो अच्छा है, लेकिन ऐसे भीड़ में पहनना समझदारी नहीं है। शालिनी परेशान होकर बैठ जाती है, जिसके बाद गुड्डी पास आती है। ओह यार, अब मैं क्या करूं? दीदी, आप ठीक है ना? मैं अपनी साड़ी से पेच लगा दूं क्या? तू नहीं समझेगी स्टाइल क्या होता है। स्टाइल तो आपकी आंखों में दिख रहा है दीदी, गुस्से वाला। स्टेज पर डांस प्रतियोगिता की घोषणा होती है। माइक पर अनाउंसर उत्साह से बोलता है, तो अब बारी है आज की सबसे दिलचस्प प्रतियोगिता की, यानी बहू डांस कंपटीशन। कौन है सबसे बेहतरीन डांसर बहू, देखेंगे आज आप सभी लोग। शालिनी, जा बेटा, तू तो डांस क्लास जाती है, तू ही जीतेगी मुझे पता है। मम्मी जी, ये गाउन में चलना मुश्किल है, नाचना तो और भी, ऊपर से ये गाउन थोड़ा फट भी गया है। इतना पैसा खर्च किया इस कपड़े पर, अब थोड़ा हिल भी लो उस पर। चलो जाओ। शालिनी मजबूरी में स्टेज पर जाती है। डीजे गाना बजाता है। शालिनी नाचने की कोशिश करती है, लेकिन गाउन भारी था और वो लड़खड़ाती है। लोग सहानुभूति से देख रहे हैं, लेकिन तालियां नहीं बजती। बहू की मेहनत दिख रही है, पर दिल से नहीं आ रहा। गुड्डी, तू भी जा जरा, थोड़ा रंग जमा स्टेज पर। मम्मी जी, मुझे तो बस थोड़ी बहुत थिरकना आता है और ज्यादा कुछ नहीं आता। जा, तू जैसी रोटी बेलती है वैसे स्टेज बेल डाल। गुड्डी हंसते हुए स्टेज पर आ जाती है। हल्की सी साड़ी, बिना किसी दिखावे के आत्मविश्वास से भरपूर। गाना बदलता है। मैं जरा अपने अंदाज में नाचूं? हाँ, जरूर। जिसके बाद गुड्डी पूरे जोश और सरलता से नाचती है। लोग तालियां बजाते हैं, बच्चे सीटियां बजाते हैं। मंच पर उसकी चमक दिखती है। शालिनी एक कोने में खड़ी होकर देखती है, थोड़ी ईर्ष्या, थोड़ी आत्मचिंतन के साथ। और आज की विनर है सबके दिलों की धड़कन, हमारी प्यारी गुड्डी भाभी। सभी तालियां बजाते हैं। गुड्डी शर्मा जाती है। कुसुम देवी उसे गले लगाती है। कपड़े चमकने से बहू नहीं चमकती, दिल से जो चमके वही असली बहू है। सच में मम्मी जी, गुड्डी जीत गई। सिर्फ कंपटीशन नहीं, मेरा दिल भी। आज मुझे समझ में आ गया कि पार्टियों में महंगे कपड़े पहनकर नहीं, बल्कि अच्छे स्वभाव और अच्छा आचरण लेकर आना चाहिए। आज मैं हार गई, उसका मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, बल्कि मुझे इसकी खुशी है कि मेरी देवरानी इस प्रतियोगिता में जीत गई। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला परिवार में कैसी हार जीत, हम दोनों ही घर की बहुएं हैं। मेरी हार आपकी हार और आपकी जीत मेरी जीत, तो भला हमारे बीच कैसी हार जीत? इसीलिए ये जीत है तो हम दोनों की है, और अगर हार है तो हम दोनों की। सच में गुड्डी, तुम बहुत ही अच्छी हो। हे ऊपर वाले, ऐसे ही मेरे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखिए। यशोदा बहन, अरे ओ यशोदा बहन, अरे निकालो अपनी कुलक्षणी बहू को अपने घर से। हाँ हाँ, निकलो निकलो। अरे तुम्हारी बहू ने तो हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। भला कुंवारी विधवा बहू का बच्चा कैसे हो सकता है? आज पूरा गांव तुम्हारी बहू को यहाँ से निकाल कर ही रहेगा।
अरे आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आप लोग मुझे थोड़ा सा समय तो दीजिए। देखिए यशोदा चाची, हम सभी गांव वाले जानते हैं कि अब आपके साथ यही आपकी विधवा कुंवारी बहू रहती है। आपके बेटे के निधन के बाद यही आपकी आखिरी सहारा है। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, हमारी भी तो मजबूरी है, क्योंकि तुम्हारी बहू को लेकर अब गांव में तरह तरह की बातें बनने लगी है। अरे आखिर तुम्हारी बहू का ये बच्चा किसका है? तुम्हारा बेटा तो आखिर मर गया है ना। अरे हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन आप मुझे थोड़ा तो वक्त दीजिए ताकि मैं पता लगा पाऊं कि ये बच्चा किसका है। अगर सच में मेरी बहू ने कोई पाप किया होगा तो मैं खुद ही उसे आप लोगों के हवाले कर दूंगी और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन हम आपको 3 दिन से ज्यादा का समय नहीं दे सकते। उसके बाद गांव और गांव के पंचायत के सदस्य ये निर्णय लेंगे कि आपकी बहू के साथ क्या करना है। यशोदा के इस तरह कहने पर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। वहीं घर के अंदर यशोदा अपनी बहू से जाकर पूछती है, देख कंचन बहू, बता दे कि ये लड़का किसका है। क्या ये सच में तेरा पाप है या फिर कोई और बात है? नहीं माँ जी, ये कोई पाप नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर ये पाप नहीं है तो ये किसका लड़का है? क्योंकि मेरे बेटे का तो निधन हो चुका है ना। देख, या तो तू मुझे सच सच बता दे, या फिर तू जानती है कि गांव वाले तेरा क्या हाल करेंगे। माँ जी, मैं मजबूर हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन आप मेरा इतना विश्वास कीजिए कि ये कोई पाप नहीं है। कंचन इस तरीके से अपनी सास को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन गांव के लोग दोबारा से इकट्ठे होकर कंचन के घर के बाहर आ जाते हैं। देखिए यशोदा बहन, हमने आपकी बात मान ली, लेकिन आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि ये बच्चा आपके बेटे का ही है या किसी और का। देखिए, मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी बहू बता दे कि ये लड़का किसका है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। अब आप जो करना चाहे वो आप कर सकते हैं। ठीक है यशोदा बहन, आप कहें तो गांव वालों, सरपंच होने के नाते ये आदेश देता हूं मैं कि कंचन को पहले यशोदा बहन के घर से निकाल के पेड़ के साथ बांधा जाए और उसे 100 कोड़े लगाया जाए। 100 कोड़े लगाने के बाद उसे और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ा जाए ताकि जंगली जानवर उसका शिकार कर सके। इस तरीके से वो गांव वालों से बहिष्कृत भी हो जाएगी और उसे इस पाप का दंड भी मिल जाएगा। हाँ, सरपंच जी ने ये बिल्कुल ठीक कहा। कंचन के लिए ये सजा बहुत ही अच्छी है। लीला और सरपंच के इस तरह कहने पर गांव वाले कंचन को जबरदस्ती घसीटते हुए एक पेड़ के पास लाकर बांध देते हैं और उसे कोड़े मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्या कंचन के कोख में सच में किसी का नाजायज बच्चा था या फिर माजरा कुछ और है? ये जानने के लिए हमें कहानी में 1 साल पीछे जाना होगा। पंडित जी, आपको तो पता ही है कि हम कितने गरीब हैं। ऊपर से मेरा बेटा मांगलिक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने बेटे की शादी कैसे करवाऊं। वही इस दुनिया में आज के समय में अच्छी लड़कियों का भी मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है। हाँ यशोदा बहन, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हो। सच में मांगलिक लड़कियों का तो जैसे अकाल ही पड़ गया है, और मांगलिक से भी ज्यादा तो अब अच्छी लड़कियों का मिलना बहुत मुश्किल सा होता जा रहा है। अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो बहुत जल्द आलोक बेटे के लिए भी बहुत सुंदर और अच्छी लड़की मिल जाएगी। जी पंडित जी, बस मैं तो अब आपके ही भरोसे हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ। आज वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर यशोद चिलचिलाती गर्मी में अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी कंचन हाथों में थाली लिए मंदिर की ओर जा रही होती है कि तभी वो देखती है यशोदा अचानक से धूप के कारण बेहोश हो रही है। अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गई है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं काम करती हूँ कि इन्हें जैसे तैसे करके अपने घर ले जाती हूँ। जब इन्हें होश आ जाएगा तो मैं इन्हें उनके घर पहुँचा दूंगी। कंचन ऐसा सोचकर पहले तो यशोदा के चेहरे पर थोड़ा पानी के कुछ छींटे मारती है और फिर जैसे तैसे करके उसे अपने घर ले जाती है। आंटी जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। वो तो तुम सही समय पर आ गए,
नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे आंटी जी, आपको कुछ नहीं होता। अगर मैं नहीं आती तो कोई और आता। वैसे भी ऊपर वाला अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। हाँ, कंचन बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, बिटिया का नाम कंचन है और आप इसकी माँ हैं? जी, मैं ही इस बदनसीब की माँ हूँ। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि सालों पहले कंचन के पिताजी का निधन हो गया था। तब से लेकर आज तक कंचन और ममता ही एक दूसरे का सहारा थे। अब ममता को कंचन की शादी की फिक्र सता रही थी, क्योंकि उसके पास दहेज के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ममता की ऐसी बात सुनकर यशोदा को ऐसा लगा कि जैसे ऊपर वाले ने आज जानबूझकर ये समय का चक्रव्यूह रचा है ताकि वो यहाँ तक आ सके। वो बिना मौका गंवाते हुए यशोदा कंचन का हाथ अपने बेटे आलोक के लिए मांग लेती है और ममता भी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। अगर आपको दान दहेज नहीं चाहिए तो ये रिश्ता मंजूर है। आप बस दिन तय कीजिएगा। ये लीजिए कंचन बिटिया का जन्म कुंडली। ये शादी के दिन के लिए काफी उपयोगी होगा। जी जी, क्यों नहीं। ऐसा कहकर यशोदा कंचन की जन्म कुंडली लेकर वहां से चली जाती है और कुछ समय बाद वो पंडित जी से सारी बात साझा करती है, जहां पंडित ये बताता है कि कंचन मांगलिक नहीं है और उसका बेटा मांगलिक है, जिस वजह से आलोक पर थोड़ा संकट मंडरा रहा है, लेकिन वो इसका उपाय कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद देखकर कंचन और आलोक की शादी करवा दी जाती है और कंचन अपने ससुराल आ जाती है। कंचन की आज सुहाग रात होती है, जहां पंडित जी जाकर कहते हैं, देखो बेटा, मुझे पता है कि आज तुम दोनों की सुहाग रात है, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी तुम लोगों को ये बात बताना होगा कि आज की रात तुम्हारी सुहाग रात नहीं हो सकती है, क्योंकि आलोक बेटा तुम पर मंगल दोष है। इसलिए तुम्हें आज पूरी रात और कल पूरा दिन पीपल के पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा, ताकि तुम्हारे ऊपर से मंगल दोष कट सके। ध्यान रहे कि मेरी बातों को तुम हल्के में मत लेना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। जी 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 पंडित जी, मैं समझ गया हूँ। अभी मैं पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए निकलता हूँ। ऐसा कहकर आलोक वहां से चला जाता है, लेकिन आलोक अभी गया नहीं था। वो दोबारा से पीछे के रास्ते से अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ कंचन उससे कहती है, अरे ये क्या जी, आप तो मंगल दोष हटाने गए थे ना, आप दोबारा यहाँ आ गए? अरे भगवान, मैं मंगल दोष हटाने गया था, लेकिन मंगल दोष तो थोड़ी देर बाद में भी हट सकता है ना। अभी मैं घर में हूँ, भला क्या होने वाला है। अरे आज हमारी सुहाग रात है, भला आज की रात कौन भला अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर उधर पीपल के पेड़ के नीचे जाएगा, हाँ? लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं आया था। तुम्हें मेरी कसम है। अरे अब तो आपने अपनी कसम दे दी, तो भला मैं जीते जी ये बात कैसे किसी को बता सकती हूँ? ऐसा कहकर कंचन थोड़ा मुस्कुरा देती है और इस प्रकार कंचन और आलोक की सुहाग रात मनती है। वहीं आधी रात में आलोक एक पीपल के पेड़ के पास जाकर जब जाप करने लगता है, तो ऐसे ही एक दिन बीत जाता है, लेकिन अब आलोक वापस नहीं आता है। ऐसे ही काफी समय बीतता है, लेकिन इस बीच आलोक का कोई भी पता नहीं होता। पूरा गांव आलोक को ढूंढने में लगा रहता है और तब खबर सामने आती है, यशोदा चाची, मैंने आलोक के जैसे सेम टू सेम शव देखा। क्या पता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मुझे ले चलो। इसके बाद गांव के कुछ सदस्य और यशोदा वहां जाकर देखती हैं, जहां यशोदा उनसे कहती है, नहीं नहीं नहीं, हमें आलोक छोड़कर नहीं जा सकता। अरे ये क्या, इसकी तो पूरी शक्ल ही खराब हो चुकी है। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। दरअसल जंगल में आलोक की तरह दिखने वाला एक शव पड़ा था, जिससे गांव वालों को यह मानने में देरी नहीं लगी कि आलोक अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुका है। ऐसे ही अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर कंचन ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अब पूरे गांव वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। मारो मारो और मारो मारो इसको तो यही सजा मिलनी चाहिए। इतना मारो कि इसका रोम रोम ऐसा कांप जाए कि ऐसा पाप करने से पहले कोई सोचे। नहीं नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। माँ जी, मैं आलोक जी की कसम खाकर कहती हूँ, ये पाप नहीं है। कंचन ऐसा कहकर खूब रोती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अरे सरपंच जी, इसे जंगल में फेंकने से तो अच्छा यही है कि इसे इसी पेड़ के पास जिंदा ही जला दें, ताकि इस जैसे गांव की और बहू ऐसा पाप करने से पहले 100 बार सोचे।
हाँ हाँ बिल्कुल सही। ऐसा कहकर गांव के कुछ लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देते हैं और जैसे ही उसे आग लगाने वाले होते हैं कि तभी बुरी हालत में आलोक और पंडित जी वहां आ जाते हैं। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ गांव वालों, मेरी कंचन निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया, रुक जाओ। आलोक को इस तरह देखकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। आलोक जी, आलोक बेटा, तू जिंदा है, पर ये कैसे हो सकता है? यशोदा के इस तरह पूछने पर आलोक गांव वालों को सारी बात बताता है। दरअसल उस रात में जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए तालाब के पास गया, जहां पर किसी शिकारी ने मेरे पर बाण चला दिया और मैं मूर्छित हो गया था। करीब 1 साल तक तो मैं बेहोशी की हालत में वहां पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ। तभी पंडित जी एक रोज मुझे देखते हैं और वो सारी बातें बताते हैं, जिस कारण से मुझे धीरे धीरे सारी बातें याद आ जाती है। वही मुझे आज यहाँ लेकर आए हैं। हाँ गांव वालों, ये बिल्कुल सच कह रहा है। रही बात कंचन की, तो कंचन बिल्कुल पवित्र है और ये बच्चा भी किसी और का नहीं बल्कि आलोक का ही है। पंडित के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी लोग काफी हैरान थे, लेकिन उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि कंचन ने कोई पाप नहीं किया था। गांव वालों को अपने किए पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और उसकी सास को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे मेरी बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ जी, अगर आपकी जगह कोई और औरत भी होती तो वो भी शायद ऐसा ही करती, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसा कहकर कंचन अपनी सास को माफ कर देती है और कंचन, यशोदा, उसका बेटा और आलोक सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।